बच्चों, आज अपन बात करते हैं सार्वजनिक ऋण की। पिछले कुछ वर्षों से सार्वजनिक ऋण राजकीय वित्त व्यवस्था का एक महत्वपूर्ण हिस्सा बन गया है। प्राचीन काल में शासकों की आर्थिक क्रियाएं बहुत सीमित होती थी। आवश्यकता पड़ने पर वे अपनी निजी साख पर कभी-कभार ऋण लिया करते थे। किंतु 19वीं शताब्दी में इन निजी ऋणों का स्थान सार्वजनिक ऋणों ने ले लिया और पहली बार इस प्रारंभ होने पर इसका विकास बहुत महत्वपूर्ण सिद्ध हुआ। सार्वजनिक ऋण सरकार की आय का एक प्रमुख साधन है, परंतु चूंकि राज्य द्वारा लिए गए ऋणों को लौटाना भी पड़ता है, इसलिए सार्वजनिक ऋण को केवल अल्पकालीन दृष्टि से ही आय कहा जाता है, दीर्घकालीन दृष्टि से नहीं। सार्वजनिक ऋण को राज्य के लिए असाधारण वित्त कहा जाता है, क्योंकि ऋण प्राय असाधारण समय में असाधारण आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए लिए जाते हैं। यद्यपि राज्य भी व्यक्तियों की तरह ऋण प्राप्त करता है, फिर भी सार्वजनिक और व्यक्तिगत ऋण के गुणों की व्यवस्था, उनके उपयोग के क्षेत्र और उद्देश्यों में मौलिक अंतर है। राज्य की ऋण लेने की शक्ति काफ़ी अधिक होती है। राज्य ऋण लेने में अपनी सत्ता का प्रयोग भी कर सकता है। सार्वजनिक ऋण बहुधा दीर्घकालीन होते हैं और इन्हें आंतरिक तथा विदेशी साधनों से प्राप्त किया जा सकता है। व्यक्ति की अपेक्षा राज्य को कम ब्याज पर तथा विशेष सुविधा के साथ ऋण प्राप्त हो जाते हैं। सार्वजनिक ऋण का भार अंत में संपूर्ण जनता पर पड़ता है, जबकि व्यक्तिगत ऋण का भार केवल ऋण लेने वाले व्यक्ति पर ही पड़ता है। जैसे जैसे राज्य के कार्यों में वृद्धि होती है, वैसे वैसे सार्वजनिक ऋण का महत्व भी बढ़ता जाता है। राज्य बहुत सारे उद्देश्यों की पूर्ति के लिए ऋण लेता है, जिनमें से कुछ उद्देश्यों की बात हम करें तो वो मुख्य हैं। सबसे पहले संकट काल में, चाहे वह आर्थिक संकट हो या राजनीतिक हो, राज्य सामान्य राजस्व पर निर्भर न करके बहुधा सार्वजनिक ऋण का सहारा लेते हैं। संकटकालीन ऋण यथासंभव अल्पकालीन ही होना चाहिए, ताकि यह सरकार के वित्तीय साधनों का नियमित अंग न बन जाए। दूसरा है प्राकृतिक संकट, जैसे अकाल, बाढ़, भूकंप आदि के समय जनता की रक्षा करना सरकार का कर्तव्य है। ऐसी स्थिति में आंतरिक व्यय के लिए कर आदि नियमित साधनों से अतिरिक्त आय प्राप्त नहीं की जा सकती, अतएव सरकारी ऋण लेना पड़ता है, सार्वजनिक ऋण लेना पड़ता है। तीसरा है देश के आर्थिक विकास की योजनाओं को क्रियान्वित करने के उद्देश्य से भी राज्य को ऋण लेना पड़ता है। विकास कार्यों के लिए आवश्यक रकम का अधिकांश भाग पूंजीगत होता है। इसकी राशि बहुत बड़ी होती है और उसके अधिकांश भाग की तत्काल आवश्यकता होती है, अतः उसकी व्यवस्था करों की आय में से करना न तो संभव है और न ही वांछनीय। सरकार सार्वजनिक उपक्रमों को चलाने के लिए सार्वजनिक कार्यों को पूरा करने हेतु ऋण लेती है। कुछ समय पश्चात राज्य को इन कार्यों से आय प्राप्त होने लगती है। उद्योग धंधों का राष्ट्रीयकरण करने के लिए भी ऋण लेने की आवश्यकता पड़ती है। नेक्स्ट, सार्वजनिक ऋण का उद्देश्य है। सार्वजनिक ऋण का उद्देश्य आर्थिक क्रियाओं को नियंत्रित करना भी हो सकता है। मुद्रास्फीति की स्थिति में सरकार जनता से ऋण लेकर क्रय शक्ति को कम करती है, जिससे कीमत स्तर में स्थिरता बनाए रखने में सहायता मिलती है। मंदी के समय बैंकों आदि से ऋण लेकर सरकार सार्वजनिक कार्यों पर अधिक व्यय करती है, जिससे आय और रोजगार में वृद्धि होती है तथा कीमत स्तर ऊपर उठने लगता है। पूर्ण रोजगार की स्थापना के लिए सरकार ऋण लेकर निजी व्यय की कमी को पूरा कर सार्वजनिक व्यय को बढ़ा कर उसको कर सकती है। नेक्स्ट है सामाजिक कल्याण की भावना से सरकार शिक्षा, चिकित्सा, सामाजिक सुरक्षा आदि कार्यों पर अधिक व्यय करती है। इस व्यय को पूरा करने के लिए सरकार द्वारा ऋण प्राप्त किया जा सकता है। इस प्रकार के कार्यों में लगाई गई सामाजिक पूंजी कहलाती है। लास्ट उद्देश्य इसका है, एक प्रजातंत्रात्मक सरकार जनमत अपने अनुकूल बनाए रखना चाहती है। इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए सरकार अधिक मात्रा में कर नहीं लगाना चाहती है, बल्कि ऋण लेकर जन कल्याण संबंधी कार्यों में व्यय कर देती है। इस तरह से ये स्पष्ट है कि सरकार द्वारा ऋण लेने के मुख्य उद्देश्य संकटकालीन
स्थिति से बचना, उत्पादन कार्यों तथा सामाजिक सेवाओं को पूरा करना तथा आर्थिक जीवन में स्थिरता व संतुलन लाना हो सकते हैं। साधारणतया सरकार को अपने चालू व्ययों की पूर्ति करों के द्वारा करनी चाहिए। सार्वजनिक ऋण का उपयोग उत्पादन कार्यों के लिए करना ही उचित है। कुछ संकटकालीन तथा विषम परिस्थितियों में भी सार्वजनिक ऋण का सहारा लिया जा सकता है, किंतु सरकार को ये निश्चित कर लेना चाहिए कि कितनी सीमा तक ऋण लिया जा सकता है। संकट की स्थिति दीर्घकालीन होने पर ऋणों द्वारा साधन प्राप्त करना अधिक उपयुक्त नहीं हो सकता। लर्नर के अनुसार सार्वजनिक ऋण का उद्देश्य धन प्राप्त करना न होकर आर्थिक जीवन को अधिक संतुलित बनाना होना चाहिए। अर्धविकसित देशों में सार्वजनिक ऋण का विशेष महत्व होता है तथा इसके उद्देश्य भी अत्यंत व्यापक होते हैं। नेक्स्ट है सार्वजनिक ऋण का महत्व। सार्वजनिक ऋण से निम्नलिखित से कुछ लाभ हमें प्राप्त होते हैं, जो है सबसे पहला है सार्वजनिक ऋण की सहायता से उत्पादन में वृद्धि होती है। सार्वजनिक ऋण से पूंजी में वृद्धि नहीं होती है, फिर भी ये पूंजी को अधिक उत्पादक बनाता है। सार्वजनिक ऋण से आर्थिक विकास और सामाजिक कल्याण की योजनाओं को क्रियान्वित करने के लिए वित्तीय साधन उपलब्ध होते हैं। संकटकालीन परिस्थितियों का सामना करने के लिए सार्वजनिक ऋण प्राय आवश्यक होता है। विदेशी आक्रमणों से देश की सुरक्षा करने के लिए सार्वजनिक ऋण महत्वपूर्ण है। अर्धविकसित देश सार्वजनिक ऋण की सहायता से प्राकृतिक साधनों का अधिकतम उपयोग करके अपनी आर्थिक शक्ति बढ़ा सकते हैं। विदेशी ऋण भुगतान संतुलन की स्थिति में सुधार सार्वजनिक ऋण करता है। वह विदेशी विनिमय दरों में स्थिरता बनाए रखने में सहायक होता है। विदेशी ऋण देने वाले राष्ट्रों को निवेश के सुरक्षित और लाभजनक साधन मिल जाते हैं। अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक सहयोग की भावना को भी इससे बल मिलता है। सार्वजनिक ऋण के लाभों के साथ साथ इसमें कुछ दोष उत्पन्न होने की संभावना भी रहती है, जैसे अपनी सत्ता का उपयोग करके सरकार इतना अधिक ऋण ले सकती है कि जिसे बाद में लौटाना सरकार के लिए संभव न हो। विकासशील देशों द्वारा लापरवाही से ऋण लेना उन्हें अमितव्ययी बना देता है। आर्थिक दृष्टिकोण से उपयुक्त योजना में होने वाली हानि ऋण लेकर पूरी की जाती है। वास्तविक स्थिति का स्पष्ट चित्र जनता के सामने नहीं आ पाता है। ऋणी देशों की आर्थिक और राजनीतिक व्यवस्था में विदेशी ऋणदाता सरकारें हस्तक्षेप करना प्रारंभ कर देती हैं। फिर देश की पूंजी बाहर जाती है। कभी कभी अनेक प्रकार के राष्ट्रीय उलझनें भी इससे उत्पन्न हो जाती हैं। सार्वजनिक ऋण के गुण और दोषों का विश्लेषण करने से हमें ये स्पष्ट होता है कि दोष तभी उत्पन्न होते हैं जब सार्वजनिक ऋण का उपयोग उचित ढंग से ना किया जाए। सार्वजनिक ऋण में कोई दोष नहीं है। यदि निराशापूर्ण पक्ष है तो उसकी अपेक्षा आशापूर्ण पक्ष अधिक शक्तिशाली और प्रत्यक्ष है। सार्वजनिक ऋण के लाभ अधिक और हानियां कम हैं। राज्य के कार्यों में जितनी वृद्धि होती जा रही है उतना ही सार्वजनिक ऋण का विस्तार बढ़ता जा रहा है। अब सार्वजनिक ऋण के वर्गीकरण की बात हम करें तो सार्वजनिक ऋण के कई रूप हो सकते हैं। ऋण के स्रोत, उद्देश्य, अवधि इनके आधार पर सार्वजनिक ऋण का वर्गीकरण अनेक प्रकार से किया जाता है, जिनमें मुख्यतः निम्न रूप जो मुख्य हैं उनको अपन कल देखेंगे।